हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करेंगे नया लेक्चर। बेटा, अभी तक हमने जितना टॉपिक पढ़ा है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो बेटा आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है कि क्या चीज़ रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट है, या क्या चीज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, लेकिन बेटा मेरे को फिर भी लगता है कि ये चीज़ें ना इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं इस चैप्टर में, और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में इसके दिखने के चांस लगभग 100% होते हैं, या इस पर बेस्ड कभी कोई न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ठीक है ना, इस चैप्टर में खैर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, 6-7 होंगे। ठीक है ना, वो सिर्फ आज के दिन से रिलेट करेंगे और आने के चांसेस लगभग 100% समझना। ठीक है जी, चलो देखते हैं जरा चैप्टर के बारे में और पढ़ते हैं बेटा। अब चैप्टर ये 2 दिन का बकाया, सैटरडे तक पैक हो जाएगा, ये यूनिट पैक हो जाएगी। फिर बेटा अगली यूनिट मैंने आपसे बोला था कि आप जब 1 जुलाई को जाओगे तो मैक्रो की बुक खत्म हो चुकी होगी। ठीक है ना, लगभग लगभग पक्की बात है, ये हो जानी चाहिए। देखते हैं बाकी। बाबू, सब सामने देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये हमारा एक नया टॉपिक है बेटा, और शायद आपको देख के ही सब कुछ पता लग जाए। बेटा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट ना 3 तरीके का है। ठीक है ना, नाम से शायद सब कुछ समझ में आ जाएगा, समझदार एक बारी में क्लिक करेंगे इस चीज़ को। अभी तक जितना चैप्टर पढ़ा है सबको अंदाजा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रटा हुआ है या समझा हुआ है तो या बिल्कुल याद करके आए हो, पर बेटा कुछ कुछ याद है, दिमाग में चल रहा है कि क्या हुआ है अब तक चैप्टर में, तो समझ में आएगा। बेटा गवर्नमेंट बजट ना 3 तरीके का होता है। बैलेंस्ड गवर्नमेंट बजट, सरप्लस गवर्नमेंट बजट, और अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो तीसरे का नाम गैस कर सकते हो बेटा, डेफिसिट गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट बेटा 3 तरीके का होता है। बैलेंस्ड गवर्नमेंट बजट क्या होता है बेटा? बजट के 2 ही कंपोनेंट थे, क्या क्या? बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। बेटा अगर बजट रिसीट्स बजट एक्सपेंडिचर के बिल्कुल बराबर हो जाए तो इसको बोलते हैं बेटा बैलेंस्ड गवर्नमेंट बजट। जितनी सरकार की कमाइयां हैं उतना ही सरकार खर्चने वाली है, खत्म कहानी। अच्छा लिख के होगा क्या वैसे? रुक जाओ यार 2 मिनट, होगा भी क्या लिख के है? मैं पूरा टाइम देता हूँ तुम्हें लिखने का, पता नहीं क्या लगे रहते हैं। सरप्लस गवर्नमेंट बजट, नाम से समझ में आ रहा है, सरप्लस प्रॉफिट के लिए वर्ड होता है ये। हाँ जी सर, अगर बजटरी रिसीट्स ज़्यादा हैं बजटरी एक्सपेंडिचर से तो बेटा सरप्लस गवर्नमेंट बजट। सर डेफिसिट, बजटरी रिसीट्स कम हैं बजटरी एक्सपेंडिचर मेरे ज़्यादा है तो बेटा डेफिसिट गवर्नमेंट बजट होता है। अंदाज़ा बताओ इंडिया का कैसा होगा डेफिसिट? कोई अंदाज़ा बाबू? खाली इंडिया की बात नहीं है, जितनी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सबका बजट ऐसा ही होता है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है वो, अभी तो बेटा डेवलपिंग की स्टेज पे, वो बहुत जितनी वो कोशिश कर सकती है बेटा उतनी कर रही है, खर्चे ज़्यादा है बेटा उनके रिसीट से। लेकिन बेटा क्योंकि आप इस जोन में आकर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, खर्चे ज़्यादा करते रहोगे रिसीट से, तो बाबू कहीं और से तो पैसा लाओगे, तो देश में आप इन्फ्लेशन नहीं ला सकते। सर इन्फ्लेशन लाओगे क्या? रोकोगे ना? तो बेटा देखो, जैसे हमारी गवर्नमेंट है जिसका बजट ही डेफिसिट में रहता है हमेशा, तो हमारी गवर्नमेंट कोशिश करती है किसी ना किसी तरीके से बैलेंस्ड हो जाए, और कुछ नहीं, हमें यहाँ नहीं पहुँचना, बस यहीं पहुँच जाए हम बहुत है हमारे लिए। ठीक है ना जी। और जनरली बेटा जब आप गवर्नमेंट बजट देखते हो, आज तक देखा किसी ने गवर्नमेंट बजट? आज तक? ठीक है ना, अभी तक अवेयर नहीं थे, देखा नहीं था, मैं दिखाऊंगा तुम्हें प्रैक्टिकल गवर्नमेंट बजट, पक्की बात। ठीक है ना बेटा, हमेशा बैलेंस होता है इंडिया का, हमेशा। वो कैसे बैलेंस करते हैं वो आज हम सीख लेंगे। ठीक है जी, ये भी देखेंगे कि कैसे बैलेंस करती होगी गवर्नमेंट अपने बजट को। ठीक है पुत्र? तो बाबू हम हैं इस स्टेज पे डेफिसिट गवर्नमेंट बजट पे, लेकिन हम पहुंचते हमेशा इस पे, क्लोज हमेशा गवर्नमेंट इस पे करती है। खर्चे ज़्यादा हैं, पक्की बात है, रिसीट से गवर्नमेंट बताती भी ऐसे है कि इतना इतना खर्च कर रहे हैं, इतना ही आने वाला है। ठीक है ना, फिर उसको बैलेंस जरूर करके जाती है। ठीक है जी, कैसे करके जाती है वो भी समझ में आ जाएगा आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर।
ठीक है ना बात, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं लिखने का टाइम दूंगा पुत्र, अभी घबराओ नहीं, अभी मेरे को 2-3 बातें लिखने दो इकट्ठा। अगर मैं छोटी छोटी बातें लिखने को देता हूँ ना, मेरे को पता है हर बात एक 3-4 मिनट आप बर्बाद कर दिए तो मैं इफेक्टिवली 20 मिनट 25 मिनट पढ़ा पाता हूँ। ठीक है ना, मैं एक ही बात लिखने का टाइम दूंगा आपको। बाबू अब मैं कराने जा रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ डेफिसिट गवर्नमेंट बजट। टाइप्स ऑफ डेफिसिट गवर्नमेंट बजट। बेटा अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट बजट 3 तरीके के होते हैं, मैं बोल रहा हूँ डेफिसिट गवर्नमेंट बजट भी 3 तरीके के होते हैं। ठीक है ना, और बेटा ये जो टॉपिक है ना, मैं पहली बार लिख रहा हूँ ये वर्ड इस क्लास में, मैंने 2-2.5 महीने में वर्ड नहीं लिखा। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में तैयारी कर लो इसकी, आने वाला है। ठीक है जी, रुक जाए यार, आती नहीं रुकते इनके लड़कियों के यार। चलो जी, तो बेटा पहला इसका टाइप है रेवेन्यू डेफिसिट। सब सामने देख रहे हैं बेटा, अब कोई लिखेगा कुछ नहीं, न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट मुद्दा। सर वैसे तो नाम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला बताना कभी भी मुश्किल नहीं होता, कभी भी। ठीक है, कोई भी बता सकता है यार, ऐरा गहरा नत्थु खैरा भी आएगा, फॉर्मूला बता देगा, और आपको लगता है कि मुझे समझ में आ गया, कुछ नहीं है समझ में आया। बाबू नाम से समझ में आ रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट, डेफिसिट है मतलब खर्चे तो ज़्यादा होंगे ही ना। ठीक है ना, और समझदार समझ भी गए। बेटा रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। कि सरकार की बेटा रेवेन्यू रिसीट्स कम है लेकिन बेटा रेवेन्यू खर्चे बहुत ज्यादा हैं। जब ये सिचुएशन होगी, सर वर्ड से समझो, डेफिसिट है, डेफिसिट में खर्चे ही हमेशा ज्यादा होंगे, तो मैंने पहले खर्चों को लिखा, और क्योंकि बात सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट की थी तो मैंने सिर्फ रेवेन्यू खर्चों को लिखा। जब आपके रेवेन्यू खर्चे रेवेन्यू रिसीट को एक्सीड कर जाएंगे बेटा, वो सिचुएशन होगी रेवेन्यू डेफिसिट की। ठीक है जी, एक मैं डायग्राम बना देता हूँ क्योंकि मुझे उसका यूज करना होगा बार बार। बजट के 2 कंपोनेंट हैं, बजटरी रिसीट्स और बजटरी एक्सपेंडिचर। रिसीट्स फर्दर 2 तरीके की थी, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। एक्सपेंडिचर भी 2 तरीके के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ऐसे ही थे बाबू। ये कह रहा है रेवेन्यू डेफिसिट कब होता है, जब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो जाता है। सर आपको पता है इसमें क्या क्या आता है, कुछ याद हो? टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक ना। टैक्स भी 2 तरीके के थे, डीटी और आईडीटी। ठीक है ना, और वो 9 आइटम थी नॉन टैक्स। सर कितना कमाती होगी सरकार, आपको क्या अंदाजा है? मैंने बताया भी हुआ है बैच में, करप्ट फिगर लगभग 20-22 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स से आते हैं सरकार को, खाली इनकम टैक्स से, और जीएसटी से 15 लाख करोड़ रुपए, 1.25 लाख करोड़ की एवरेज आने लग गई है। ठीक है ना जी, और बाकी अभी कस्टम ड्यूटी से अलग आता है, और बाकी बेटा वो जो 9 बची हुई आइटम है वो अलग आता है। ठीक है ना, रफ फिगर बेटा ऐसा है, 45 लाख करोड़ के आसपास सरकार कमाती है रेवेन्यू रिसीट से। लेकिन सच्ची बात है बेटा, सरकार के खर्चे हद से ज़्यादा हैं। आपको तो लग रहा होगा ये ठीक ठाक समय, 45 लाख करोड़ बहुत होता है सर, लेकिन सरकार कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है ये सोचा है कभी? कितने लोग सरकार के अंडर काम करते हैं, कितनी सरकारी जॉब है इंडिया में, समझते हो आप? और कैसे ऑपोजिशन प्रेशर डालता है, और क्रिएट करो, पेंशन भी दो, ये भी कर दो, पेंशन भी दे दो। तो भाई तुम देश में इन्फ्लेशन ही ले आओ, सीधा बोल दो ना कि नोट प्रिंट कर करके देते रहो, लोगों के घर भरते रहो। लोगों के धरने पे बैठना बहुत आसान होता है, लेकिन कभी आप गलती से इकोनॉमिस्ट बन गए ना, जो लोग बोलते हैं, तो हवाइयाँ उड़ जाएंगी देख के ही कि कैसे गवर्नमेंट मैनेज करती है इन चीज़ों को। ठीक है ना, लेकिन हम फिगर को आसान रखते हैं, मैं फिगर को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। मान लो बेटा ये है 15,000 करोड़। ठीक है ना, फिगर ज़्यादा मानने से होगा भी क्या, कंसेप्ट नहीं निकलना चाहिए। और मान लो ये 10,000 करोड़ है, मैं आपसे पूछूं रेवेन्यू डेफिसिट कितना है बेटा? 5,000 करोड़। बाबू लेकिन आप ये समझने की कोशिश करो, अकाउंट्स के बच्चे शायद इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। बेटा जब ये वर्ड रेवेन्यू लग जाता है ना, इसको आप अकाउंट्स में भी ऐसे ही बोलते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स। और मैं इसका हमेशा एक दूसरा नाम बताता हूँ, रैकरिंग एक्सपेंडिचर, रैकरिंग रिसीट्स। बाबू रैकरिंग का मतलब क्या होता है? रीअकरिंग। बेटा ये जो रिसीट्स है ना, ये रीअकर होती रहती हैं, जल्दी जल्दी सरकार को बार बार मिलती रहती है। जैसे जीएसटी का टैक्स हर महीने मिलता है, हर महीने रिटर्न है। इनकम टैक्स में हर 3 महीने के बाद एडवांस टैक्स जमा होता है। बाबू ये रैकरिंग रिसीट्स हैं, रैकरिंग, रीअकरिंग,
बार बार मिलती रहती है, हर महीने 15 दिन में मिलती रहेंगी सरकार को। अब आप सोचो फाइन्स एंड पेनल्टी, रोज कोई लॉ ब्रीच कर रहा होगा, कोई ना कोई तो कर रहा होगा इंडिया में, रोज सरकार को फाइन और पेनल्टी मिल रही होगी। रेकरिंग नहीं है इनका नेचर, क्या रिकरिंग नहीं है। लेकिन इसके बारे में सोचो, यहाँ आपने पढ़ा था बोरोइंग, सरकार रोज लोन लेती होगी यार, साल में कभी एक बार। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट रोज करती होगी, सालों में एक बार। मानते हो ना इस चीज को? तो बाबू ये जो चीजें हैं ये रेकरिंग होती है, ठीक है ना। लेकिन ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स वाली कहानी है, ये बेटा बहुत लंबे टाइम में होती है, बहुत लंबे टाइम में। हाईवे कंस्ट्रक्शन एक दिन में नहीं हो जाता, बहुत लंबे टाइम में खर्चा होता है ये सरकार का। बुलेट ट्रेन एक दिन में नहीं बन जानी, 5 साल का प्रोजेक्ट है। समझते हो ना इस चीज को? बाबू अब पेपर में आता क्या है बेटा, पेपर में कभी भी ये फॉर्मूला नहीं पूछता आपसे। पेपर में आपसे पूछता है रेवेन्यू डेफिसिट अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। और सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा, देखो मैं पहले बता देता हूं आपको, ठीक है ना, ऐसे ही फिर बेटा लिख भी दूंगा। बेटा अगर रेवेन्यू डेफिसिट दिखाई दे रहा है तो मैं क्लियरली एक बात लिख सकता हूं, इट शोज द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू मैनेज इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। सर अगर मुझे रेवेन्यू डेफिसिट दिख रहा है तो मैं यही तो बोलूंगा कि गवर्नमेंट की इनएबिलिटी है, कि गवर्नमेंट से अपने डे टू डे खर्चे भी मैनेज नहीं हो रहे। जितने सीट थी उतने ही खर्च लेता, इतना कमा रहा था पैर भी उतना ही पसार लेता। पैर गवर्नमेंट ने बहुत पसारे हुए हैं और रेवेन्यू रिसीट्स इतनी है नहीं। तो बेटा रेवेन्यू डेफिसिट की पहली इंप्लीकेशन समझ में आई, इट शोज गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू मैनेज इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। लिख सकते हो? समझ आई बात आदित्य? अरे सीधा बैठ जा बाबू। सेकंड इम्प्लीकेशन में लिखूंगा जरूर अभी, ठीक है ना, पहले समझ लेते हैं। बेटा सेकंड इम्प्लीकेशन में लिखता हूं डिस सेविंग्स। बेटा अगर कभी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो बेटा गवर्नमेंट डिस सेविंग्स करके मैनेज करती है। डिस सेविंग्स क्या होती है? सेविंग्स को तोड़वा के मैनेज करती है। भाई अगर आपके खर्चे 15,000 करोड़ है और बेटा रेवेन्यू रिसीट 10,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ से शॉर्टफॉल चल रहा है ना, तो 5,000 करोड़ कहीं से तो आएंगे ना। अगर पास्ट में कभी जोड़ा होगा तो बेटा आज उस सेविंग को तोड़ो, वहां से मैनेज करो, या तो डिस सेविंग्स करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को। समझ में आ रही है बात? मुश्किल बात तो नहीं चल रही, इजी है बेटा। थर्ड वन बेटा, अब ये बड़े काम की बात है, समझना जरा आराम से। मान लो बेटा अभी मैंने क्या बोला था, गवर्नमेंट को कैसा बजट चाहिए होता है? बैलेंस। अच्छा ये सिचुएशन देख के क्या चल रहा है? डेफिसिट चल रहा है, डेफिसिट चल रहा है। अगर मैं मान लूँ इसको 0, मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मान नहीं रहा, अभी आप कहोगे तो मैं मान के भी दिखाऊंगा। मान लो ये 0 है और गवर्नमेंट को क्या चाहिए? बैलेंस। बैलेंस कैसे हो सकता है बेटा? जब यहाँ पर 5,000 करोड़ आ जाए तभी तो बैलेंस होगा। भाई ये 15,000 करोड़ के एक्सपेंडिचर हैं तो बेटा अगर रिसीट 15,000 करोड़ की तभी तो बैलेंस होगा। 15 में से 10 ही तो है, ये 5 ही तो चाहिए होगा यहाँ। जब आप कंफर्म कर दोगे तो बढ़ा देंगे आके। पता नहीं कैसे से हैं ये, तो प्लस माइनस सिखाऊं बाबू? 5,000 करोड़ ही तो चाहिए, हाँ ये तो मानते हो ना बात बेटा। अच्छा कैपिटल रिसीट्स के आपने बहुत सारे टाइप पढ़े हैं, 4 पढ़े हैं मुझसे, चारों के नाम बताओगे? चलो याद तो नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। पहला पढ़ा था बोरोइंग, सेकंड पढ़ा था रिकवरी ऑफ लोन, थर्ड पढ़ा था डिसइन्वेस्टमेंट और फोर्थ पढ़ा था स्मॉल सेविंग्स। मैं कहता हूं बेटा अगर बाद के 3 सोर्सेस से कोई भी 1 रुपए का भी पैसा नहीं आया, कोई डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करी आपने साल में, कोई लोगों ने बेटा केवीपीस नहीं खरीदे, कुछ नहीं करा बेटा आपने, कोई रिकवरी नहीं हुई लोन की, सर कुछ ना भी हो बेटा, सरकार के पास सबसे बड़ा हथियार है बोरोइंग। सरकार चुपचाप से 5,000 करोड़ का लोन ले लेती है और हो गया बैलेंस गवर्नमेंट बजट। समझ में आई बात? समझ में आ रही है बात? यानी कि बेटा सरकार रेवेन्यू डेफिसिट कैसे मैनेज कर लेती है बेटा? बाबू बोरोइंग से सरकार मैनेज कर लेती है, या तो डिस सेविंग्स करेगी या बोरोइंग करेगी। 5,000 करोड़ कहीं से तो आएंगे। और बेटा देखो बोरोइंग करने का सिंपल सा मतलब पता है क्या होता है? सर देखो बोरोइंग करने के पास भी बोरोइंग करने के भी ऑप्शन सरकार के पास बड़े लिमिटेड से, या तो आरबीआई या बेटा कोई फॉरेन गवर्नमेंट या कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, वे 3 ही रास्ते हैं सर। अगर चाहे आप आरबीआई से बोरोइंग करो, चाहे आप फॉरेन गवर्नमेंट से बोरोइंग करो, मुझे उससे लेना देना नहीं, पर बेटा ध्यान रख लेना ये सरकार का क्या कर रही हैं? डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ा रही हैं ऑन द अदर अथॉरिटीज।
सरकार का बेटा डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ रहा है, और बेटा फॉरेन डिपेंडेंट होना अच्छी बात नहीं। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे चाइना के ऊपर कितना डिपेंडेंट है पाकिस्तान, चाइना की हर बात माननी पड़ती है, अच्छा गलत हो। इतना डिपेंडेंसी बर्डन अच्छी बात नहीं होती, मानते हो ना। श्रीलंका में इतनी दिक्कत आई, चाइना ने पैसा दिया, अब मजबूरी में बेटा एक उनका वो था स्टीमर टाइप, ठीक है ना, जो क्या करता था बेटा, खुफिया इंफॉर्मेशन निकालता है, और वो स्टीमर इतना खतरनाक है बेटा, कई 1000 किलोमीटर तक की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। चाइना ने जबरदस्ती उस स्टीमर को बेटा चाइना वो श्रीलंका भेजा, और इंडिया की सारी खुफिया इंफॉर्मेशन चोरी कर रहा था। इंडिया ने 10 बार श्रीलंका को वार्निंग दी कि मत करो, पर वो मना ही नहीं कर पाया चाइना को, ना ही नहीं कर पाया। तो बेटा फॉरेन डिपेंडेंसी होना बहुत अच्छी बात तो होती नहीं, ठीक है ना सर। 3 इम्प्लीकेशन मैंने डिस्कस करी है अभी आपके साथ। इट क्लियरली शोज गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू मैनेज इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। बेटा अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो ये 5000 करोड़ कहीं से तो आएंगे, या तो डिस सेविंग करो, अगर डिस सेविंग नहीं कर रहे तो बोरोइंग करो, और बोरोइंग करने का मतलब है बेटा डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ना। और अगर मैं फॉरेन से ही बोरोइंग कर रहा हूं तो बेटा फॉरेन डिपेंडेंट होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। क्या मैं क्लियर हूं अभी तक इस बात को लेकर? पक्की बात। लास्ट इम्प्लीकेशन समझदार एक ही बारी में समझेंगे। बेटा अगर आप बार बार फॉरेन से बोरोइंग कर रहे हो ना, तो बेटा तैयारी कर लो तैयारी, बेटा इन्फ्लेशन आने ही वाला है। क्यों इन्फ्लेशन कब आता है? मैंने बड़ी सिंपल बात बोली थी आपको बेटा, जब ये लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर करा रहा था। मैंने क्या बोला था? जब देश में बेटा आप मनी सप्लाई बढ़ा देते हो तब इन्फ्लेशन आ जाता है। मैंने क्या किया बेटा, मेरे देश में ऑलरेडी 17 लाख करोड़ रुपए हैं, मैं फॉरेन गया बेटा, वहां से 20,000 करोड़ उधार लेके आ गया, क्योंकि मेरे मान लो चलो ये एग्जाम्पल रख लो, 5,000 करोड़ उधार लेके आ गया और मैंने इंडिया में खर्च कर दिए। सर मैंने मनी सप्लाई को 5,000 करोड़ से बढ़ा दिया, सर तैयारी कर रहा हूं मैं इन्फ्लेशन की, और कुछ नहीं हो रहा। क्लियर है बात? चारों इम्प्लीकेशन समझ में आई? लिखना शुरू करो, मैं पहले ही लिख देता हूं। बाबू पहले आप ये लिखो, पहले ये लिखो बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ डेफिसिट गवर्नमेंट बजट, ठीक है ना। अभी एक समझ में आ गया अच्छे से, रेवेन्यू डेफिसिट, इम्प्लीकेशन समझ में आई। तैयारी रखना, पेपर में इम्प्लीकेशन लिखने को आएंगी, ठीक है ना जी। चलो बाबू सेकंड टाइप है फिस्कल डेफिसिट। अब आप सामने देख रहे हैं बेटा, लिखना छोड़ दो, प्रॉपर टाइम दे रहा हूं आपको लिखने का, आप सामने देखो फिलहाल। बेटा हम बात कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट की। बेटा रेवेन्यू डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। सर अगर वर्ड यहां पर भी डेफिसिट है तो ये तो पता होगा ना कि खर्चे ज्यादा हैं। इसके एक मुंह पे ताड़ा मार पहले बाबू, ये तो कंफर्म है ना कि डेफिसिट है तो बेटा खर्चे ज्यादा हैं। बेटा अब ये कौन से खर्चे ज्यादा हैं? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बेटा कहता है सारे खर्चे देख लो। सारे खर्चे का क्या मतलब है बेटा? ये टोटल खर्चे, कहता है टोटल खर्चे में से माइनस कर दो टोटल रिसीट्स, लेकिन बोरोइंग माइनस मत करना। ऐसा क्यों बेटा, बोरोइंग क्यों नहीं माइनस करनी? क्योंकि बेटा फिस्कल डेफिसिट इज इटसेल्फ अ बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट कुछ और नहीं बेटा, बोरोइंग ही होता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, मेरी तरफ देखते रहना बेटा। मान लो बेटा मैं बोलता हूं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे देश का है 25,000 करोड़ और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यही है 15,000 करोड़, ठीक है जी। और बेटा मैं बोलता हूँ रेवेन्यू रिसीट है 10,000 करोड़, कोई भी कैपिटल रिसीट नहीं है। एक बार ये मान लो, फिर एक बार कैपिटल रिसीट मान के भी देख लेंगे, ठीक है जी। बाबू खर्चे कितने हो गए टोटल? फटाफट बोलो। 40,000 करोड़ है ना। बाबू रिसीट्स कितनी होगी टोटल? 10,000 करोड़। मैं कहता हूं बेटा सरकार क्या चाहती है, कौन सा बजट? बैलेंस बजट करो, क्रिएट करो बैलेंस। बैलेंस लाने के लिए यहाँ 30,000 करोड़ और चाहिए। रेवेन्यू रिसीट तो बढ़ने से रही, जो होनी थी आ गई, सारी पैसे जो सरकार के पास आने थे। मैं कहता हूँ कुछ नहीं होगा तो ये 30,000 करोड़ कहाँ से आएंगे? बोरोइंग से ही तो आएंगे। फिस्कल डेफिसिट कितना है? अगर कोई मुझसे पूछे फिस्कल डेफिसिट कितना है, 40 माइनस 10, 30,000 करोड़। बोरोइंग कितनी है? 30,000 करोड़। फिस्कल डेफिसिट इज इटसेल्फ अ बोरोइंग।
फिस्कल डेफिसिट खुद में बोरोइंग होता है बेटा, इसी वजह से उसने कहा कि बोरोइंग छोड़ देना। दूसरी बात, मान लो बेटा मैं बोलता हूं डिसइन्वेस्टमेंट से, रिकवरी ऑफ लोन से या स्मॉल सेविंग से 20,000 करोड़ रुपए आ गए, 20,000 करोड़ आ गए, मान लिया मैंने बोरोइंग को छोड़ के रखा हुआ है। टोटल खर्चे कितने, 40,000 करोड़, टोटल रिसीट कितनी, 30,000 करोड़। बेटा फिस्कल डेफिसिट कितना, 10,000 करोड़। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, गवर्नमेंट को बजट कैसा चाहिए, बैलेंस क्रिएट करने के लिए सरकार का क्या ऑप्शन है बेटा, चुपचाप से 10,000 करोड़ की बोरोइंग कर लो, तभी बैलेंस हो सकता है। फिस्कल डेफिसिट भी कितना आया था, 10,000 करोड़, बोरोइंग भी कितनी आई, 10,000 करोड़। फिस्कल डेफिसिट इज इटसेल्फ अ बोरोइंग। समझ में आई बात। अब मैं बताता हूँ बच्चे क्या करते हैं, पेपर में न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना, जो आपको फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने को कहता है, रेवेन्यू खर्चे देता है, रेवेन्यू रिसीट देता है, कैपिटल रिसीट, घुमा घुमा के क्वेश्चन दिया होता है, और खुद खुद न्यूमेरिकल में लिखा होता है बोरोइंग। भाई मैंने तो बच्चों को हमेशा सिखाया हुआ फिस्कल डेफिसिट इटसेल्फ अ बोरोइंग, कुछ ना करो, क्वेश्चन में बोरोइंग देखो, वही आंसर लिख दो, वही फिस्कल डेफिसिट है। और बच्चा सारे सारे फॉर्मूले लगा रहा होता है, ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, टोटल खर्चे लिखेगा पहले, ढूंढ ढूंढ के फिर टोटल रिसीट लिखेगा। सर मैं आपको दिखाऊंगा आप कितनी आसानी से करोगे, करेंगे न्यूमेरिकल, अभी कर रही हैं हमने सैटरडे को। समझ में आई बात, जो मैंने बात बोली, फिस्कल डेफिसिट ही बोरोइंग है। ओके बात, चलो बढ़ाते हैं बात को, सामने देखना, इम्प्लीकेशन की बात करते हैं बेटा। टोटल 4 इम्प्लीकेशन, जिसमें से एक बहुत ही तगड़ी, बहुत तगड़ी, और सबसे पहले वही करेंगे। यकीन मानना बेटा, अगर गवर्नमेंट से अपने ये टोटल एक्सपेंडिचर मैनेज नहीं हुए ना, सिर्फ 1 साल मैनेज नहीं हुए, तो बेटा ये आपको डेब्ट ट्रैप में फंसा देगा। इसकी सबसे पहली इम्प्लीकेशन ही क्या है बेटा, डेब्ट ट्रैप। कोई समझा सकता है मुझे क्यों? यार ऐसे नहीं है, गिदड़ों की तरह शिकारी, शेरों की तरह करो, हैंड रेस करोगे तो हम बताएंगे, वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, फिर मैं पूछूंगा अपनी मर्जी से किससे पूछना है। बस 2 3, चल हाँ सुमन बता भाई, एक एक करके तीनों ही बताओ। पहले में ही हो गया काम, चलो खैर, बहुत बढ़िया। बाबू मैं ही तरफ देखना, दिमाग तो तेरा बहुत 21 चलता है, बस पढ़ता नहीं तू, वो तो बात कुछ है नहीं, मुझे यही गम है बस, तू सही यूज नहीं कर पा रहा दिमाग का। बाबू डेब्ट ट्रैप में फंस जाओगे अगर टोटल एक्सपेंडिचर मैनेज नहीं हुए। क्यों बोल रहा हूं मैं बेटा, अगर ये खर्चे ज्यादा हुए मेरी रिसीट से, क्या मैं बोरोइंग करूंगा? फटाफट से बताओ, क्या मैं बोरोइंग करूंगा? मैंने बोरोइंग कर ली बेटा, बोरोइंग करने के लिए ब्याज देनी पड़ेगी। अगर मैंने 1,000 करोड़ की बोरोइंग करी, 10% भी ब्याज दूं तो 100 करोड़ की ब्याज तो दूंगा, ब्याज दूंगा। ब्याज देने का बड़ा सिंपल सा मतलब है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गए। अगर थोड़ा सा कल वाली बात पे दिमाग पे जोर डाल सकते हो, कल मैंने बिल्कुल आखिरी में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ाए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 4 बातें लिखी, एक बात को ना मैं राउंड में सर्कल में करके गया था कि सब भूल जाना, ये मत भूलना। सैलरी एंड वेजेस, इंटरेस्ट, डिफेंस सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ये लिखी थी 4 बात। इंटरेस्ट पे मैंने सर्कल कर दिया था, ये मत भूलना, ये वही बात है। सर जब सरकार को ब्याज देनी पड़ती है, सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नीदर क्रिएट एसेट्स नॉर कॉजेज रिडक्शन इन लायबिलिटी, ठीक है। बोरोइंग करोगे क्या बेटा, ब्याज देनी पड़ेगी। ब्याज देने का मतलब क्या है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गए। बोरोइंग के साथ जुड़ा हुआ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गए। अब अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अगर बेटा रेवेन्यू खर्चे बढ़ेंगे तो मेरा डेफिसिट और बढ़ेगा, और बेटा रेवेन्यू बोरोइंग से फिर दोबारा लोन। यानी कि बात तो इसकी बड़ी बड़ी, इसने बड़े सिंपल वे में कही, मैंने को थोड़ा टेक्निकली पढ़ाना पड़ता तो मैंने घुमा घुमा के कही वही बात। बाबू बोरोइंग करोगे, बोरोइंग की वजह से ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज की वजह से दोबारा बोरोइंग करोगे। सर अगर 1 साल ये मैनेज नहीं हुए तो बेटा कम से कम 10 साल तो बाहर निकलते नहीं इस सर्कल से आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी देश की गवर्नमेंट पागल हो जाएगी, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। समझ में आई बात?
क्लियर है ना बात? अगर ये टोटल खर्चे मैनेज नहीं हुए तो लोन लेना पड़ेगा, लोन लेने के लिए ब्याज देनी पड़ेगी, और ब्याज के लिए फिर लोन लोगे, तो बेटा यही कहानी चलती रहेगी, कहानी रुकेगी नहीं। क्लियर? समझ आई बात? बाबू अब बाकी बहुत आसान है, इसकी इम्प्लीकेशन सब सामने देख रहे हैं आप। बेटा अगेन, क्योंकि टोटल खर्चों में से अगर मैं टोटल रिसीट माइनस कर देता हूँ एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो मेरा फिस्कल डेफिसिट आता है। और फिस्कल डेफिसिट मैनेज करने के लिए क्या करता हूं मैं? बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट इटसेल्फ अ बोरोइंग। ठीक है ना? मेरे देश के खर्चे 40,000 करोड़, मेरे देश की इनकम 30,000 करोड़, 10,000 करोड़ क्या फिस्कल डेफिसिट है, और 10,000 करोड़ मैनेज कैसे होगा? थ्रू बोरोइंग। सर पिछली वाली बात ही लिख रहा हूं बेटा, अगर बोरोइंग से मैनेज कर रहे हो तो बेटा कहीं ना, बेटा डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? एडिशनल करेंसी प्रिंट करके खर्चा करना। मान लो बेटा मेरे देश की एक्सपेंडिचर, वही एग्जांपल 40,000 करोड़, मेरे देश की बेटा टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग 30,000 करोड़, खर्चा कितना एक्स्ट्रा है? 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा डेफिसिट। बेटा लेट सपोज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को डायरेक्शन की कि बेटा ये 10,000 करोड़ की करेंसी प्रिंट करो और खर्चा कर दो, अगर लोन नहीं मिलेगा कहीं से तो बेटा मजबूरी में ये भी करती है सरकार। तो बेटा इंप्लीकेशन ये भी आ सकती है कि आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ जाए, एडिशनल करेंसी प्रिंट करके खर्चा करना पड़ जाए। और मैं बोलता हूं बेटा, चाहे आपने फॉरेन से बोरोइंग करी, चाहे आपने डेफिसिट फाइनेंसिंग करी, बेटा दोनों केस में आप एक ही चीज की तैयारी कर रहे हो, और बेटा वो तैयारी है इन्फ्लेशन की। 10,000 करोड़ प्रिंट करके खर्चोगे, 10,000 करोड़ फालतू डाल दिए, 10,000 करोड़ फॉरेन से बेटा बोरो करके लाओगे, देश में खर्च दोगे, 10,000 करोड़ की मनी सप्लाई तो दोनों ही केस में बढ़ रही है ना, तो इन्फ्लेशन तो आएगा ही आएगा। क्लियर है बात? समझ में आई चारों बातें? फटाफट से लिखो। हेलो पुत्र, लास्ट टाइप ऑफ डेफिसिट गवर्नमेंट बजट स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 2 मिनट का मुद्दा बेटा, और आपकी आज जल्दी छुट्टी। लो बापू लो बेटा। थर्ड टाइप है प्राइमरी डेफिसिट। इसमें बेटा इंप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ एक ही बात है इंप्लीकेशन के तौर पर। प्राइमरी डेफिसिट बेटा, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला पहले आराम से समझना, फिर बेटा मैं दो छोटी छोटे न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, फिर इसकी एक इंप्लीकेशन खत्म। बेटा प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। लेकिन बेटा लिखना हमेशा ऐसे ही है, लेकिन बेटा दिमाग में रहना चाहिए इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। हमेशा दिमाग में रखना इंटरेस्ट पेमेंट ये प्रीवियस ईयर की है। कहने का मतलब क्या समझाता हूं। मैं बोलता हूं बेटा 2022 में आपने क्या करी? बोरोइंग करी, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट था। ठीक है बेटा, बोरोइंग करी, लेट सपोज बोलते हैं 300 करोड़ की, 300 करोड़ का लोन लिया। ठीक है, जब बेटा 300 करोड़ का लोन 2022 में लिया, इसका ब्याज कब पे करोगे? 1 साल पूरा होते ही। कब? 2023 में। और आज 2023 में आप क्या कर रहे हो बेटा? प्राइमरी डेफिसिट बना रहे हो, ये फॉर्मूला लगा रहे हो। बेटा आज इस साल में 2023 में आपने बेटा 100 करोड़ रुपए की बोरोइंग करी, फिस्कल डेफिसिट आया, फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए क्या करा होगा? बोरोइंग करी होगी। बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये कौन सी 2023 में इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो? जो लोन 2022 में लिया था। कितना लिया था बेटा? 300 करोड़। मान लो ब्याज का रेट है 10%। ठीक है बाबू, यानी कि ब्याज कितनी दी बेटा इस साल? 30 करोड़। और बेटा प्राइमरी डेफिसिट आ गया 70 करोड़। फॉर्मूला थोड़ी समझाना है, अब मेरे को तो इसकी इम्प्लीकेशन बतानी है कि देख के समझेगा तो। ठीक है ना? आधे तो रटो रहने का, ठीक है बस हो गया, और क्या फॉर्मूला समझ में आ गया, दे रहा है बहुत।
सर आप पहले ये बताओ कि प्राइमरी डेफिसिट से आप समझते क्या हो। सर मैं बताने की कोशिश करता हूं, अगर आपको समझ में आए ये बात मेरी। बेटा प्राइमरी डेफिसिट पता है क्या बताता है? कि मैं करंट ईयर की वजह से कितनी बोरोइंग कर रहा हूं। सिर्फ करंट ईयर की रिक्वायरमेंट कितनी है। देखो टोटल बोरोइंग तो मैं 100 करोड़ कर रहा हूं, नो डाउट। पर बेटा 100 करोड़ में से ना 30 करोड़ की बोरोइंग मुझे इस वजह से करनी पड़ी क्योंकि मैंने पिछले साल बोरोइंग करी थी। 100 करोड़ में से 30 करोड़ तो ब्याज है ना। ये ब्याज कौन सा है बेटा? जो पिछले साल बोरोइंग करी थी। 100 करोड़ का मैंने टोटल लोन लिया, नो डाउट 100 करोड़ की बोरोइंग करी, लेकिन 30 करोड़ पिछले साल की वजह से करी। मेरे करंट ईयर की रिक्वायरमेंट सिर्फ 70 करोड़ की थी। समझ पा रहे हो? भाषा समझ में आ रही है मेरी? चलो ठीक है, मान लो एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। लोन मैंने लिया होता है बेटा 1000 करोड़, तो क्या होता? इस साल की बोरोइंग 100 करोड़, मुझे ब्याज देना है बेटा 1000 करोड़ पे 10% यानी कि कितना? 100 करोड़। और ये बेटा प्राइमरी डेफिसिट 0। मतलब भाई मैंने इस साल 100 करोड़ का लोन लिया, पर 100 करोड़ का 100 करोड़ लोन इस वजह से लिया कि पिछले साल की ब्याज देनी थी। मेरे करंट ईयर की रिक्वायरमेंट थी नहीं। अगर पिछले साल लोन ना लिया होता बेटा, इस साल फिस्कल डेफिसिट नाम की चीज ही नहीं थी मेरे पास। मेरे सारे खर्चे सारी रिसीट के बराबर थे, बैलेंस था मेरा बजट, अगर सोच सको तो। यानी कि अगर मैं बोलूं, पेपर में आता है प्राइमरी डेफिसिट इफ लो, इफ जीरो, व्हाट इट इंडिकेट्स। प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो है और अगर बहुत कम है तो क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है गवर्नमेंट हैज टू बोरो ड्यू टू द इंटरेस्ट बर्डन। अदरवाइज तो गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी नहीं थी। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो क्या इंडिकेट करता है? गवर्नमेंट हैज टू बोरो ड्यू टू द इंटरेस्ट बर्डन। गवर्नमेंट लोन तो ले लेगी सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से। मेरे करंट ईयर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जीरो रिक्वायरमेंट है। समझ में आई बात? बस यही बात लिखनी है, लिखना शुरू करो। आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों। बाय बाय।